मैं दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन ना तो मेरे चेहरे पर कोई खुशी थी, ना ही ताजगी थी, ना ही शादी की। दिल में कोई उमंग थी। मैं कमरे में तन्हा अकेली बैठी थी। मैंने सामने लगे आईने में अपने आप को देखा। सुर्ख रंग के दुल्हन के जोड़े में मेरा दुबला पतला हसीन रूप और नाजुक सा शरीर उस 7 फुट से भी ऊंचे, लंबे मोटे भद्दे से पहलवान के सामने तो कुछ भी न था। लेकिन मेरी बेबसी की आखिरी हद थी कि मैं उसकी दुल्हन बनी बैठी थी। सिर्फ एक ही दिन में मेरा सब कुछ बदल गया था। मेरी हंसती खेलती जिंदगी नरक बनकर रह गई थी। अभी तो मैंने जवानी की दहलीज पर कदम ही रखा था कि मैं दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन ना तो मेरे चेहरे पर कोई खुशी थी, ना ही ताजगी थी, ना ही शादी की। दिल में कोई उमंग थी। मैं कमरे में तन्हा अकेली बैठी थी। मैंने सामने लगे आईने ईआर में अपने आप को देखा। सुर्ख रंग के दुल्हन के जोड़े में मेरा दुबला पतला हसीन रूप और नाजुक सा शरीर उस 7 फुट से भी ऊंचे लंबे मोटे भद्दे से पहलवान के सामने तो कुछ भी ना था। लेकिन मेरी बेबसी की आखिरी हद थी कि मैं उसकी दुल्हन बनी बैठी थी। सिर्फ एक ही दिन में मेरा सब कुछ बदल गया था। मेरी हंसती खेलती जिंदगी नरक बनकर रह गई थी। अभी तो मैंने जवानी की दहलीज पर कदम ही रखा था कि इस जालिम दरिंदे की नजर मेरी जवानी पर नजर पड़ गई और उसने मेरी जिंदगी नरक से भी बढ़कर बना दी। मेरी अभी उम्र ही क्या थी। 17वें साल में कदम रखा था। पापा जिंदा नहीं थे। घर में हम 3 बहनें और मेरा एक भाई था और मेरी माँ थी। तीनों बहनों में मैं सबसे छोटी थी। मुझे दोनों बहनें बड़ी थीं और शादी के लिए बैठी हुई थी। मेरा भाई भोला, नाम का भोला था, लेकिन अपने इलाके का तगड़ा पहलवान था। कुछ दिन पहले की ही तो बात है, जब मैं अपने पहलवान भाई का मुकाबला देखने गई थी। हजारों की भीड़ जमा थी, जहां सब लोग अपने पसंदीदा पहलवानों के नारे लगा रहे थे। मैंने भी अपने भोला भाई के नारे अपनी सहेलियों के साथ लगना शुरू कर दिए। मैं घर में सबसे छोटी थी, इसलिए सबकी लाडली थी, सबसे ज्यादा अपने भोला भाई की। वह मुझे प्यार से लाडो रानी कहता था। उसे वक्त मैं यह कहाँ जानती थी कि यह लाडो रानी किसी पहलवान की हवस भरी नजरों को भा जाएगी। मेरी जिंदगी की कहानी शायद आप लोगों की आंखों को भी नम कर जाए। राजस्थान के भरतपुर जिले में एक ऐसा गांव जिसका नाम सुनते ही यहाँ के पहलवान एक एक करके दिमाग में घूमने लगते हैं। यहाँ लंबे समय से नामी ग्रामी पहलवान रहते चले आए हैं। भरतपुर जिले को पहलवानों का शहर भी कहा जाता है। कुश्ती का नाम सुनते ही 2 ही नाम लोगों के दिमाग में आते हैं। एक भोला पहलवान, यानी कि मेरा भाई, और दूसरा नाम रामा पहलवान, जिसका संबंध पहलवानों के खानदान से था। रामा पहलवान भरतपुर जिले के परमधारा गांव से संबंध रखता था। उसने 18 साल की उम्र में भरतपुर जिले के मशहूर पहलवान को हराकर अपनी जीत की शुरुआत की थी। लंबा ऊंचा कद, गहरी सांवली रंगत और ताकतवर शरीर का मालिक था। रामा पहलवान भरतपुर जिले के सब पहलवान के दिलों पर राज करता था। उसे बचपन से ही कुश्ती और अखाड़े का बहुत शौक था और वह अखाड़े में जाकर बेकाबू हो जाता था। खुद को अखाड़े की मिट्टी से लटपट कर लेता। उसका कद 7 फुट 2 इंच ऊंचा और वजन लगभग 98 किलो था। जिसने स्टील के बने एक डोर को पकड़ा, जिसमें कम से कम 2 किलो दूध था, उसे उठाकर मुंह को लगाया और 2 घूंट में वह पूरा दूध पी चुका था। फिर उसने डोल को साइड पर फेंका। अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर लगे दूध को हाथ से साफ किया। अपने भरे पूरे शरीर और मोटे पेट पर उसे आदमी को वैसे भी बड़ा घमंड था। जो भी उसके सामने आता, उसकी बहादुरी और हिम्मत की तारीफ के बगैर ना रहता। यही वजह थी कि जब वह मैदान में आता तो कई पहलवानों के दिल धड़कना भूल जाते थे। रामा पहलवान की बॉडी देखकर ही कमजोर और नए आए पहलवानों हिम्मत जवाब दे जाती थी। मेरा भाई पिछले कई सालों से उसे मुकाबला कर रहा था और अक्सर मुकाबला टक्कर का ही होता था। रामा पहलवान का पहलवानी और अखाड़े के अलावा एक और बहुत ही खास और निंदनीय शौक था, जो तो दूसरे पहलवानों से उसे अलग बनाता था, और वह शौक था नौजवान लड़कियों से शादी करना। शादी के लिए रामा पहलवान को नौजवान लड़कियां ही पसंद आई थीं, या यूं समझें कि कम उम्र हसीन लड़कियों को देखते ही उसकी राल टपकने लगती थी, और जो लड़कियां उसे पसंद आती उसे हर हाल में शादी करता था। मेरा भाई भोला पहलवान भी पहलवानी में किसी से कम न था। रामा पहलवान अक्सर अपनी टक्कर के पहलवानों को चैलेंज करता था। शहर के कुछ लोग रामा पहलवान के पास आए और भोला पहलवान के साथ मुकाबला की बात रखी। और कहाँ हम जानते हैं, ये मुकाबला हमारा।
रामा पहलवान ही जीतेगा। अपनी तारीफों से बेखुद होकर रामा पहलवान ने ये ऑफर स्वीकार कर ली और भोला पहलवान को संदेश दे भेजा कि वह दंगल के बादामों की बोरियां खुलने लगी। दोनों पहलवान दंगल की तैयारी में बिजी हो गए। दोनों ही शहर के नामी ग्रामी पहलवान थे। एक बहुत ही खास अखाड़े में दोनों के दंगल का शाही इंतजाम किया गया था। इस दंगल को देखने के लिए दूर दूर से कुश्ती के शौकीन लोग जमा हो रहे थे। मैं भी अपनी सहेलियों के साथ सवेरे ही पहुंच गई थी, क्योंकि मुझे अगली सीट पर बैठकर मुकाबला देखना था। लड़कियों और औरतों के बैठने का भी अलग से इंतजाम किया गया था। मैं तो समझी थी कि मैं सबसे पहले वहां पहुंचूंगी, लेकिन वहां तो औरतों की भीड़ जमा थी। इससे पहले कि औरतों की भीड़ में मैं घुसती, तेजी से चलने की वजह से मैं किसी भारी भरकम शरीर से बड़ी जोर से टकराई थी। मुझे तो ऐसा लगा कि किसी खंबे से मेरा सर जाकर लगा हो। पूरा सर ही तो घूम के रह गया था। कुछ पल तो मुझे लगा कि मेरी आंखों के सामने तारे से घूम गए हैं। जब कुछ होश ठिकाने हुए तो मैं सामने देखा तो एक बिना कमीज की एक सावला मोटा भद्दा शरीर था। मैं घबराकर पीछे हटी तो सामने रामा पहलवान को देखकर घबरा सी गई। उसकी नजरें भी मुझ पर ही जमी हुई थीं। उसने मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा था। उसकी नजरों में न जाने कैसी तेजी थी कि उसने मुझे कांपने पर मजबूर किया था। मैं सकपका कर रह गई थी और जल्दी से अपना रास्ता बदलना चाहा, लेकिन वह मेरे सामने खड़ा होकर कामिनगी सी हंसी हंसते हुए अपने मूंछों को ताव देते हुए मुझसे पूछने लगा, तू भोला पहलवान की बहन है? मैंने हाँ में सिर हिला दिया तो वह हंसने लगा। कहने लगा, बड़ी गोरी चिट्टी और बहुत ही सोहनी है। उसकी बात सुनकर मैंने नफरत से उसे देखा। उसकी नजरों में अजीब सी तेजी थी। मैंने कहा, रास्ता छोड़ो, मैंने सबसे आगे जाना है, वरना मुझे जगह नहीं मिलेगी। मेरे कहने का अंदाज थोड़ा सख्त था, लेकिन फिर भी वह हंसने लगा। कहने लगा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल कुर्सी रखवा दूं। मुझे उसका यह दिल फेंक अंदाज बहुत ही बुरा सा लगा था। मैं उसे घूरती हुई वहां से चली गई और अपनी सहेलियों के साथ बैठ गई। वह भी हंसता हुआ चला गया। कुश्ती शुरू होने से पहले दोनों पहलवानों में यह तय पाया गया कि जो जीतेगा वह हारने वाले से अपनी बात मनवाएगा और हारने वाले को हर हाल में जीतने वाले की शर्त मानी होगी। दोनों पहलवानों ने शर्त को स्वीकार किया और 5 बजे के करीब दोनों पहलवान लंगोट कसकर अखाड़े में उतर आए। रामा पहलवान शरीर में भोला भाई से काफी भारी भरकम था। कुश्ती शुरू होते ही रामा और भोला गुत्थम गुथा हो गए। भोला पहलवान के पहले हमले से रामा पहलवान बौखला गया और दूर जाकर गिरा। रामा पहलवान को हर हाल में यह मुकाबला जीतना था। रामा को हारता देखकर भोला पहलवान अब खूब जोश में आ गया। भोला पहलवान पहले ही हमले में अपनी हिम्मत दिखा चुका था। रामा को यह दाग रुसवाई का धोने के लिए हर हाल में यह मैदान मारना था। रामा जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता था। कुश्ती के कुछ देर बाद भोला पहलवान का पलड़ा भारी होने लगा। 40 मिनट की लगातार कशमकश के बाद भोला पहलवान ने रामा पहलवान को हरा दिया। रामा पहलवान अपनी हार पर बहुत ही दुखी था। रामा पहलवान के चाहने वाले तसल्लियां देने लगे। कहा, दिल छोटा मत करो, तुम हमारे ही पहलवान रहोगे और अभी तो एक दिन की कुश्ती और रहती है, देखना तुम ही जीतोगे। रामा पहलवान ने अपनी हार का दाग धोने के लिए अगले ही दिन अखाड़े में बोरिया बिस्तर डाल दिया। वह अब तक कितने ही पहलवानों को पछाड़ चुका था। आज रामा पहलवान खूब जोश में था, इसलिए दूसरा मुकाबला वह जीत गया। दोनों के बीच मुकाबला टाई हो चुका था, इसलिए अगले ही रोज आखिरी मुकाबला था। आज कुश्ती का फैसला हो जाना था और रामा पहलवान को अपनी नाक नहीं कटवानी थी। दंगल का समय शुरू होने वाला था। एक एक करके सब लोग जमा होने लगे। भोला भाई भी अखाड़े में उतर चुका था। दोनों के दूसरे के सामने डटकर खड़े थे। कुश्ती की शुरुआत हुई। दोनों में तेज मुकाबला होने लगा। यह दंगल हर गुजरते पल के साथ और भी खतरनाक और दिलचस्प होता चला जा रहा था। दंगल के तीसरे और आखिरी चरण में रामा पहलवान भोला पहलवान की गर्दन दबा चुका था। भोला पहलवान की गर्दन में तेज दर्द उठा था और वह और खेलने के काबिल नहीं बचा था। आखिर रामा पहलवान यह दंगल जीत गया। हर तरफ खुशी का समा था। राम पहलवान गर्व से फूले नहीं समा रहा था। मेरा दिल टूट के रह गया था। मेरा जी बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि अपने भाई को रामा पहलवान के सामने झुकते देखूं। खेल की शर्त के मुताबिक हारने वाले को जीतने वाले की बताई हुई बात मानी थी। दोनों पहलवान एक दूसरे के सामने आए।
भोला भाई हार की वजह से नजर नहीं मिल पा रहा था। रामा ने पूरी भीड़ को मुखातिब करते हुए कहा, जैसा कि शर्त के मुताबिक मैं भोले से कोई एक बात मनवा सकता हूं। ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि मेरे तो दो ही शौक हैं, पहलवानी करना और कम उम्र लड़कियों से शादी करना। भोला भाई इस बात पर चौंक उठा कि यह बात यहां करने का क्या मकसद हुआ। खैर, रामा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भोला पहलवान को आज मेरी बात मानी है, तो वह बात यह है कि भोला पहलवान की 3 बहनें हैं, जिनमें से मुझे सबसे छोटी बहन का रिश्ता चाहिए। यह सुनते ही भोला भाई बुरी तरह बौखला गया और मैं तो सांस लेना ही भूल गई थी। उसे इंसान की उम्र 40-45 के लगभग थी और मैं बस 17 साल की थी। सारी भीड़ के सामने बोला, भाई ने यह वादा किया था कि वह शर्त मानेगा। सारी भीड़ यह सुनकर खामोश हो गई थी। ऐसी शर्त पहले कभी किसी पहलवान ने नहीं रखी थी। मेरा भाई मेरा नाम सुनकर गुस्से में आ गया। रामा पहलवान को गर्दन से पकड़ लिया, कहने लगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का नाम लेने की? मेरी बहन शर्त का हिस्सा नहीं है। रामा ने एक झटके से भोला भाई से अपने आप को छुड़ाया और कहने लगा, जब शर्त पूरी नहीं कर सकते थे तो फिर शर्त लगाने की क्या जरूरत थी मुझसे मुकाबला करने की? आज तक जो शर्त रखी जाए, सामने वाला वह शर्त मानने का पाबंद होता है। अगर ये जीत जाता और मुझसे मेरी बहन का रिश्ता मांगता तो मैं इसे कभी भी इनकार न करता, क्योंकि मुझे अपनी जबान की लाज रखनी आती है। मेरे भाई के खिलाफ लोगों में बातें बना शुरू हो गई थीं। ये दुनिया बड़ी जालिम है। दूसरों का तमाशा बनते देखने में उसे बड़ा मजा आता है, बल्कि और मिर्च मसाला लगाकर उस बात को बढ़ाया जाता है। हालांकि पूरा गांव रामा पहलवान की इस बात से खिलाफ रहता था कि वह कम उम्र लड़कियों से शादी करता है। आज तक वह 6 शादियां कर चुका था। सब लोग उसकी इस बात से खिलाफ रहते थे, लेकिन आज सबकी जबानें बंद थीं। मेरा भाई मरता क्या न करता, चुप सादे खड़ा रहा और मैं यूं थी कि काटो तो खून नहीं भोला। भाई कुछ बोल ना पाया और अखाड़े से बाहर चला गया। मैं भी बड़े भारी कदमों के साथ घर की तरफ बढ़ने लगी थी। दिल ही दिल में खुद को कोस रही थी कि क्यों मैं उसे इंसान से टकरा गई थी। मुझे इस बात पर अफसोस था। कैसा बेहिस और बेशर्म इंसान था। उसकी पहले से 6 पत्नियां थीं और पहली पत्नी से जो बेटी थी वह मुझसे भी 2 साल बड़ी थी। मैं रोते हुए घर पहुंची तो सामने ही अम्मा खड़ी थीं। मुझे रोता देखकर कहने लगी, तू क्यों रो रही है? कोई बात नहीं, जो भोला हार गया अगली बार जीत जाएगा। मैं अब अम्मा से क्या कहती कि इस बार भोला भाई कुश्ती के साथ साथ मुझे भी हार चुका है। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। जब भाई घर पहुंचा तो मेरा पूछने लगा, क्योंकि वह जानता था कि 3 दिन से लगातार उसकी कुश्ती देखने जा रही हूं और आज वहां होने वाले फैसले को भी सुन चुकी हूं। वह मेरे कमरे में आ गया। मुझे रोता देखकर उसकी भी आंखें भर आईं। मैं भाई के सीने के साथ लेकर रो रही थी। वह बड़ी उदासी से कहने लगा, खेल से पहले यह तय हुआ था कि हारने वाला जीतने वाले की हर बात मानेगा। वह जो कहेगा हारने वाले को करना पड़ेगा। मैं नहीं जानता था कि वह मुझसे मेरी जान ही मांग लेगा। यह कहकर भोला भाई खामोश हो गया और आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। अखाड़े में होने वाले इस फैसले से मेरा बुरा हाल था, मगर मैं कुछ न बोली और अपने भाई के सामने सर झुका दिया। बस, आंसुओं पर किसी का जोर नहीं होता। वह मेरी आंखों से बह रहे थे और रो तो मेरा भाई भी रहा था। हटा कटा मेरा पहलवान भाई। आज उसकी आंखों में आंसू देखे तो मेरा दिल और भी तड़प उठा। रामा की उम्र 45 साल थी। वो अय्याश टाइप की तबीयत का मालिक था और उसे हमेशा कम उम्र लड़कियों से शादी का शौक रहा था। जहां कम उम्र लड़की से पसंद आती, वह किसी तरह से शादी कर ही लेता था। हर कोई अपनी बेटी को उससे दूर रखता था। उसकी पहले से 6 पत्नियां थीं और 4 पत्नियों की उम्र बहुत कम थी। वह बहुत ही सख्त तबीयत का मालिक था और पहलवानी का रौब अपनी पत्नियों पर खूब झाड़ करता था। यही वजह थी कि वह खुद से कम उम्र और नासमझ लड़कियों से शादी करता था। पूरा इलाका जानता था। वह पत्नियों को पांव की जूती समझता था। सब कुछ जानते पूछते मेरा शादी के लिए राजी होना बहुत मुश्किल था। फिर मेरी 2 बड़ी बहनें भी तो थीं, उनका भी तो सोच न था। छोटी बहन की शादी के बाद कोई क्यों बड़ी बहनों से शादी करता? वह तो बैठी ही रह जाती। कितनी ही सोच थी जो मुझे तंग कर रही थी, लेकिन मैं करती भी तो क्या करती?
भाई के लिए मुझे ही हर हाल में यह कुर्बानी देनी ही थी। मेरा इनकार भाई का सर झुका देता। पहले हार की बदनामी उस पर, अब अपनी शर्त न मानने की बदनामी। मेरे भाई की इज्जत खसब हो जाती। आज तक मेरे भाई की जुबान से जो निकला था, उसने वह पूरा करके दिखाया था। पहलवानों की जवान पत्थर की लकीर होती है, और मेरा भाई पूरे भीड़ में सबके सामने जवान दे चुका था। यह अलग बात है कि उसे रामा के इस बुरी नीयत के बारे में पता नहीं था, इसीलिए अब इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरा दिल चाह रहा था कि जाकर रामा पहलवान का मुंह तोड़ दूं और उसका गुरूर खाक में मिला दूं, मगर मैं मजबूर थी। मैं डरीस हमी अपने भाई के साथ लगी रो रही थी। भाई मेरे सामने सर झुकाए बैठा था। मैं जानती थी मेरे भाई का मुझसे नजरें मिलना कितना मुश्किल था। मैं तो उसकी लाडली बहन थी। मैं अपने भाई का हाथ पकड़े बेड पर उसके पास बैठ गई और बड़ी मुश्किल से हिम्मत बांधकर बड़े प्यार से बोल, भाई, मुझे आपकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझे पाला है, आज तक मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया, कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया, तो फिर अब मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ? मैं जानती हूँ आप मजबूर हैं। आपने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, तो मैं भी आपकी इज्जत नीलाम नहीं होने दूंगी। आप रामा पहलवान से कह दें, वह आ जाए, बारात लेकर मैं तैयार हूं। इतना कहकर मैं उठी और कमरे से बाहर चली गई। सारी रात रोते हुए गुजरी। सोच सोच कर मेरा बुरा हाल था। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं रामा पहलवान जैसे मोटे भाड़े और इतनी घटिया गिरे हुए आदमी के साथ शादी करूंगी, जिसे औरत जात की कोई कदर ही नहीं थी। वह कैसे किसी की जिंदगी का फैसला कर सकता है? मेरा बस चले तो उसकी अक्ल ठिकाने लगा दूं, मगर मैं कर भी कर सकती थी। अभी तो मैं और पढ़ना चाहती थी। फिर शादी को लेकर भी कितने सपने देख रखे थे। और मेरी बड़ी बहनें, उनका क्या दोष था? उन्हें किस बात की सजा दी जा रही थी? मैं यही सब सोच सोच कर पागल हो रही थी। इन्हीं ख्यालों में कब नींद आई और कब मेरी आंख लग गई, पता भी न चला। सुबह का सूरज मेरे लिए किसी आजमाए से काम नहीं था। सोकर उठी तो बहन ने बताया, आज शाम को तुम्हारी शादी है और उसके तुरंत बाद विदाई भी है। मेरी किस्मत डूबने वाली है, ये तो मैं जानती थी, मगर इतनी जल्दी डूब जाएगी इसका अंदाजा नहीं था। खैर, मरना तो था ही, फिर क्या जल्दी और क्या देर में। बिस्तर से उठी, कमरे से बाहर जाकर मुंह हाथ धोया। आज नाश्ते के बजाय मेरा दिल चाह रहा था कि कोई मुझे जहर खिला दे। नाश्ता करके मैं अभी फ्री हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो सामने कुछ लोग सामान लिए खड़े थे। उन्हें शायद राम पहलवान ने ही भेजा था। मेरे लिए ढेर सारे कपड़े सुर्ख जोड़ा, जूते मेकअप का कुछ सामान था। मैंने बड़ी बदली से वह सब सामान देखा और अंदर आ गई। मेरी बहनें भी उदास से वह सारा सामान लिए मेरे कमरे में आई और सामने पड़ी चारपाई पर सारा सामान फेंक रोने लगी। कहने लगी, इस बेगैरत को जरा भी शर्म न ए। तेरा नाम लेते हुए काश कि उसकी बेटी की शादी भी उसे जैसे दरिंदे इंसान से हो। मैंने कोई जवाब न दिया, नहाने चली गई। नहाकर जैसे ही वापस आई, सामने मेरे भाई खड़ा था। वह बहुत शर्मिंदा था, मुझसे नजर नहीं मिल पा रहे था। मैं भाई के पास आकर बोली, आप शर्मिंदा न हो, मैं आपका सर कभी भी झुकना नहीं दूंगी। उस रामा पहलवान को अपनी पहलवानी पर बहुत नाज है ना, बड़े गर्व से कम उम्र लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता है। न देखना, एक दिन ऊपर वाला उसका यह गुरूर खाक में मिला देगा कि वह किसी की जिंदगी का फैसला यूं नहीं कर सकता। भाई ने कहा, मगर तुम्हारी जिंदगी तो दाव पर लग गई है, तुम्हारा क्या कसूर है? मैंने भाई को तसल्ली दी। मेरी तसल्ली से भाई को कुछ हौसला मिला था। शाम का समय हुआ, मुझे दुल्हन बनाया गया। दुल्हन तो मैं बन गई, मगर दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं रामा पहलवान की दुल्हन बन रही थी। कैसे एक ही दिन में मेरी तकदीर बदल गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी यह सब इतना अचानक हो जाएगा। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। बारात भी आई और मैं विदा होकर राम पहलवान के घर भी आ गई थी। मुझे देखकर उस इंसान के घर वालों के मुंह बने हुए थे। उसकी 6 की 6 पत्नियां भरी पूरी शरीर की मालिक थीं। कम उम्र पत्नियां भी अच्छी खासी सेहतमंद थीं। उन समय मैं ही इस समय बहुत ही नाजुक सी थी। उसकी बेटी भी मुझे देखकर नाक बह चढ़ाते हुए अपने कमरे में जाने लगी, तो रामा पहलवान ने उसे पुकार कर कहा, इधर आकर अपनी नई मां से मिलो। बाप की तेज आवाज पर वह नाराजगी से मेरे पास आकर बैठ गई और थोड़ी देर बाद रामा मुझे कमरे में ले आया। मुझे लगा
किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में ले लिया हो। उसने जैसे ही कमरा बंद किया, मुझे लगा मेरा सांस बंद हो गया है। मैं उसकी हमराही में बेड पर आकर बैठ गई थी। वह मेरे सामने बैठ गया। मुझे उस इंसान की शक्ल से भी नफरत महसूस हो रही थी। मैं उसे देखना गवारा भी नहीं करना चाहती थी। वह मेरी तारीफ करता रहा और अपनी मोहब्बत का इजहार भी, लेकिन मेरे लिए सब कुछ बेमानी था। धीरे धीरे वह मेरे करीब होता जा रहा था। मैंने दुख से अपनी आंखें बंद कर लीं। कल से मैं रो ही रही थी और रोते रोटी मेरी आंखों से आंसू सूख गए थे। इस वक्त भी 2 आंसू मेरी गालों पर फिसल आए थे, जिन्हें मैंने बेदर्दी से साफ कर लिया। बहा मेरे बहुत करीब आ चुका था। उसके शरीर से उठती गंदी बदबू मेरी नाक से टकराने लगी थी। मेरी यह रात किसी कयामत से कम न थी, क्योंकि मुझे उस इंसान से सिर्फ नफरत थी। उसने मुझे अपने मोटे मोटे बाजू में किसी नाजुक सी गुड़िया की तरह जकड़ लिया था और मेरे मुंह से एक सिसकारी निकल गई थी। मेरी मोहब्बत में वह पूरा का पूरा डूब चुका था, लेकिन मैं तो उसे देखना गवारा न किया था। वह मेरे लिए रोज नए नए कपड़े लाता, सोने चांदी चांदी के जेवरात लता, लेकिन ना तो मैं उसके लाए कीमती कपड़े पहनती, न ही उसकी लाई चीजों का इस्तेमाल करती। बस सदा से कपड़े पहने बहुत ही सादगी से रहती। मेरी शादी को 1 महीना गुजर गया था, लेकिन मैं आज तक न उस इंसान को देखा था, न ही उसे बात की थी। एक शब्द तक नहीं बोली थी। वह शायद यह समझता था कि उसकी दौलत, मोहब्बत, कीमती कपड़े, जेवर मुझे उससे मोहब्बत करने पर मजबूर कर देगी। लेकिन यह उस इंसान के भूल थी। वह मुझसे बात करता, लेकिन मैं आज तक उसकी बात का जवाब नहीं दिया। मेरी चुप ने से बेचैन करके रख दिया था। मैं चुपचाप उसके सारे काम कर दिया करती थी, लेकिन बात नहीं करती थी। उसकी तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देखी थी। वह 45 साल का हट्टा कटा पहलवान मर्द मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहता था, मेरी आंखों में अपने आप को देखना चाहता था, मेरे मुंह से अपने लिए मोहब्बत का इजहार चाहता था, लेकिन मेरी चुप ने उसे दुखी करके रख दिया था। जिस कदर मोहब्बत का इजहार औरत सुनने की इंतजार में होती है, उतना मर्द। एक बार मुझे मालूम हुआ कि शिंदे पहलवान का मुकाबला रामा पहलवान से होने वाला है, जो कि उम्र में राम पहलवान से भी बड़ा है और बदले में उसकी बेटी मांगने वाला है। उस दिन पता नहीं क्यों मेरे दिल से सदा निकली थी कि है, भगवान, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज तू भी इसे सबक सिखा दे, इसे बता दे। दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने वाला इंसान कभी अपनी जिंदगी में आवाज नहीं रह सकता। और फिर मेरे दिल की सदा रंग लाई थी कि वह शिंदे पहलवान से मुकाबला हार जाए, और ऐसा ही हुआ था। रामा पहलवान उससे नहीं लड़ पाया और हार गया। उस इंसान ने कहा कि वह अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवा दे। शिंदे पहलवान ने कहा कि मुझे पता है तुम अपनी जवान से नहीं फिरोगे, क्योंकि तुम अपनी जवान के पक्के हो। अब रामा पहलवान की हार पर जश्न मनाने की बारी मेरी थी। वह तो यूं था कि जैसे अपने बाल ही नोच लेगा। अब वह बेबसी के आंसू उस इंसान के सामने बहा रहा था, लेकिन अपनी बात से फिर नहीं सकता था। जब यह खबर उसने घर पर आकर सुने, तो उसकी पत्नी और बेटी रोने लगी, कहने लगी, मैं तो बहुत छोटी हूं। वह बिलक बिलक कर बाप के सामने रो रही थी, विनती कर रही थी। आंसू तो रामा पहलवान की आंखों से भी बह रहे थे। वह अब इस दर्द को समझा था जो उसे वक्त मैं और मेरे भाई ने सहा था। वह इंसान शायद अब पछतावे की चक्की में पीसने लगा था। उसकी बेटी की शादी उस शिंदे पहलवान से हो गई थी। उस पहलवान की बेटी विदाई के समय बहुत रो रही थी, और उसकी बेटी को रोता देखकर मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया था। यही सब कुछ तो मेरे ऊपर बीता था। आज की रात रामा पहलवान की बेटी भी वही सब कुछ सहेगी, जो शादी की रात मैंने सहा था। जिस दर्द से मैं गुजरी थी, जो तकलीफ मेरे ऊपर बीती थी, मुझे यह मंजर देखा नहीं गया और मैं वहां से हट गई। उस इंसान ने दोबारा उसकी बेटी से उसे मिलने नहीं दिया। वह अब ज्यादातर रोता ही रहता था और बीमार भी रहने लगा था। एक बार मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हारे साथ जुल्म किया है। मैंने सिर्फ तुम्हें देखा और तुम पर फिदा हो गया। ये नहीं सोचा कि तुम्हारी ख्वाहिश और पसंद भी कुछ अहमियत रखती है। तुम्हारी आंखों में मैं हमेशा अपने लिए नफरत ही देखी है। मुझे लगा था कि मेरी दौलत और मेरी मोहब्बत तुम्हें बदल देगी, लेकिन नहीं, तुम्हारी नफरत और खामोशी नहीं टूटी। और ऐसी औरत के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, जो आपको बदले में मोहब्बत ही ना दे। मैं एक तकलीफ भरी जिंदगी जी रहा हूं,
तुम्हारे आंसुओं ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी बेटी को तुम्हारी आह लग गई है। मुझे माफ कर दो। ये कहकर उसने तलाक के पेपर सामने कर दिए। कहने लगा, मैंने इन पर साइन कर दिए हैं, तुम भी इन पर साइन कर दो और आज़ाद हो जाओ। मैं तुम्हें अब और कैद करके नहीं रखना चाहता। जितना तुम मेरे साथ इस कैद में रहोगी और तड़पोगे, तुम्हारी आह मुझे उतने ही लगेगी। तलाक के पेपर पर साइन करते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी जालिम दरिंदे की कैद से छूट कर जा रही हूं। मैं आज़ाद हो चुकी थी और वापस अपने घर, अपनी बहन और भाई के पास आ चुकी थी। लेकिन रामा पहलवान के साथ बताएं, ये 6 महीने मेरी जिंदगी के सबसे भयानक दिन थे और यह मुझे भुलाए नहीं जाते। मैं रातों को सीख मारकर उठकर बैठ जाती हूँ। मेरी हालत को देखते हुए मेरे भाई ने मुझे आगे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। शहर आने के बाद मेरा दिल लग गया है और मैं अपने अतीत को भूलने लगी हूँ। काश मेरी जिंदगी में ऐसा जीवन साथी आए जो मेरी रूह पर लगे इन घाव पर मरहम का काम कर सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मेरी किस्मत में ऐसा जीवन साथी लिखा है या नहीं? इंसान किसी मजलूम पर जुल्म करने से पहले यह नहीं सोचता कि जिस दिन ऐसे ही तकलीफ उसे भी सहनी पड़ेगी तो वह क्या करेगा।